देखिए, जितना हम कर रहे हैं हमसे ज्यादा कांग्रेस को लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्साहित हैं। अच्छा। हाँ, योगी जी जिस तरीके का काम कर रहे हैं वो स्वतः चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बन जाए। हम लोग ये दिखाएंगे कि जहाँ ये कहते थे गंगा माँ ने बुलाया है, हम उसी गंगा माँ को दिखाएंगे कि इसी गंगा माँ में हमारे भाई, हमारी बहन, हमारी माताएं कि लाश जो है वो तैरते हुए नजर आया, जो आज तक के इतिहास में हम लोगों ने नहीं देखा था। ऐसा मंजर दिखाने वाले लोगों को कहीं ना कहीं सरकार से उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगी और हम ये हर घर में जाके बताने का काम करेंगे। इन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से माताओं बहनों के आंख के जो आंसू है हम रोकना चाहते हैं, पर जिस तरीके से रसोई गैस के मूल्य को बढ़ाया गया है, माताओं बहनों के साथ साथ उनके परिवार के पुरुषों के भी आंसू निकल गए हैं कि वो गैस नहीं भरा जा रहा है। अब पुनः वो लोग लकड़ी पे खाना बनाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो ये बात हम लोग जनता में बताने का काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ मैदान में दो लोग भुइयाँ क्यों बैठे हैं। दरअसल हमारा एक कार्यक्रम है जिसका नाम है अलती पलती, जिसमें हम नेता लोगों को ज़मीन पर बैठाते हैं, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हम ज़मीन से जुड़े हैं। तो ज़मीन से जुड़े हैं तो ज़मीन पर बैठे हैं। इनसे मिलिए, ये अनिल जी हैं। इनका एक किस्सा मैं आपको बता के ये वीडियो शुरुआत कर रही हूँ। जब मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तब मैंने जो अपने कॉलेज में जो राजनीति करते लोग दिखे, उसमें एक चेहरा नज़र आया जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी गेट पर बहुत अच्छे से मार खा रहे थे। और वो किस्सा जो मुझे अभी इनके बारे में मैंने देखा था या अपने आंखों से, और फिर जब मैं इनके बारे में पता चला कि इनका इंटरव्यू करने वाली हूँ, तब मुझे अचानक से इनका चेहरा देख के याद आया कि ये वही इंसान है जिनको मैंने एक समय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सामने पुलिस के डंडे से अच्छे से मार खाते देखा था। तो उस किस्से से मैं शुरुआत कर रही हूँ। कांग्रेस के नेता हैं, अभी यहाँ गोरखपुर विधानसभा चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। अभी इनसे समझना है कि क्या कुछ वादे होंगे, क्या कुछ करना है, और बहुत सारी बातें होंगी। जैसा हमारा शो है, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को, जो आप लोगों ने मौका दिया कि जनता के बीच में हम अपनी बात रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये बताइए, क्या कुछ सोच रहे हैं आप लोग 2022 में? क्योंकि अगर ऐसे बात की जाए तो यूपी के विधानसभा की बात की जाए तो कांग्रेस तो दिख ही नहीं रही है कई सालों से। अब 2022 में ऐसा क्या कुछ आप करेंगे कि फिर से वापस लौटेगी कांग्रेस? देखिए, जितना हम कर रहे हैं हमसे ज्यादा कांग्रेस को लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्साहित हैं। अच्छा। हाँ, योगी जी जिस तरीके का काम कर रहे हैं वो स्वतः चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बन जाए। अगर वो ऐसा नहीं चाहते तो इस तरीके से तानाशाही उत्तर प्रदेश में नहीं दिखती। उत्तर प्रदेश में तानाशाही का आलम ये है कि आज की डेट में कोई आवाज नहीं उठा सकता है। बेरोजगारी का आलम यह है कि युवा दर बदर भटक रहे हैं कहीं ना कहीं रोजगार तलाशने के लिए, पर रोजगार नहीं मिल रहा है। आए दिन वही युवा घटना भी कर रहे हैं, दुर्घटना कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रोजगार नहीं है। महंगाई अपने चरम पे है। तो ये सारे कार्य जो योगी जी कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार वो बनाना चाहते हैं। जी, इसीलिए। एक बार आपने सपा के साथ गठबंधन किया और ये वादा भी हुआ कि यूपी को ये साथ पसंद है। जी। तो इस बार किसका दामन थामेंगे, किसके साथ चलेंगे और क्या कहेंगे, किसके साथ जुड़ना है? जी देखिए, लोकतंत्र में जिस तरीके से हमें ये आज़ादी मिली हुई है कि हम किसी भी वैचारिक रूप से जो भी अपने साथ हो सकता है, जो भी लगता है कि एक तरीके का सामान्य कार्य करके जनता की मदद कर सकता है, उसके साथ एक लोग गठबंधन करते हैं। उसके बाद से जनता क्या परिणाम देती है ये जनता के ऊपर होता है। उस बार जो गठबंधन हुआ निश्चित रूप से जनता ने हमें नहीं स्वीकारा, तो कहीं ना कहीं कोई गलती रही होगी। पर इस बार हमारा केवल और केवल एक ही मन है कि हम सीधे और सीधे जनता के साथ गठबंधन करेंगे और कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में लाने का काम करेंगे। किसी छोटे दल या किसी के साथ नहीं, हमारी कांग्रेस पार्टी की अभी तक की रणनीति यही है कि हम किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगे। हम केवल और केवल अपने जो 5 साल के संघर्ष कांग्रेस पार्टी ने किया है जमीन पे उतर के, चाहे वो कोरोना का काल रहा हो या कोरोना से पहले रहा हो या कोरोना के बाद में रहा हो या बाढ़ में रहा हो या किसी स्तर पे जब लोगों को उत्पीड़ित किया गया है, तो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लड़े हैं, केवल और केवल उसी दम पे कांग्रेस 2022 में चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसा तो अगर बात की जाए तो आप लोग ये कह रहे हैं कि करीब 30-35 सालों से आप लोग संघर्ष ही कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या है कि यूपी की जनता कांग्रेस को नकार रही है, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रही है? देखिए, इसमें मुख्य कारण जो समझ में आता है वो केवल और केवल ये है कि हम लोग एक जात की राजनीति नहीं करते हैं। अगर जात की जब राजनीति आप करेंगे
तो जरूर कहीं ना कहीं से एक वोट बैंक को आप लुभा करके आप अपना एक वोट बैंक खड़ा कर लेते हैं। पर जब आप किसी जात की बात नहीं करते हैं, जब आप किसी धर्म की बात नहीं करते हैं, और भारत जैसे देश में, उत्तर प्रदेश में, जहां पे कि अन्य पार्टियां केवल और केवल वो ये नहीं कह रही हैं कि आप हमें काम पे वोट करिए, वो केवल और केवल जातीय सम्मेलन करने में जुटी हुई हैं और केवल लोगों के अंदर जातिवाद की मानसिकता भरी जा रही है। और वहां हम जब विकास की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फेल होते आए हैं इतने दिनों से। पर अब जनता ये समझ चुकी है कि जातिवाद और धर्मवाद का घुट्टी पिला करके अब जनता को नहीं ठगा जा सकता है, और जनता भी समझ चुकी है कि अब हमें अगर वोट करना है तो हम कहीं ना कहीं रोजगार को देख करके वोट करेंगे, महंगाई को देख करके वोट करेंगे। तो अब जनता इसी पे वोट करने जा रही है। क्या बदलाव हुआ कि जनता इतना जागरूक हो गई? जैसा आप अभी बता रहे हैं कि कुछ पार्टियां हैं जो जाति के आधार पर राजनीति करती हैं और बाकायदा जीत भी जाती हैं, एक अच्छे बहुमत के साथ जीतती हैं, तो इसका मतलब जनता को पसंद आता है, वो राजनीति पसंद आ रही है। तो आखिर ऐसा क्या कुछ बदल गया है अब जनता के बीच में कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब जनता विकास के मुद्दे पे वोट करेगी, जाति के बाहर बता रहे? शुरू में ऐसा होता है कि आप मुझे किसी जाति की कहिए कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मणवाद की आप बात करेंगी तो हो सकता है मुझे कुछ दिन अच्छा लगे कि नहीं बहुत अच्छा है, मेरे बारे में बात हो रही है। पर जब मैं देखता हूँ कि आपकी सरकार बन गई, उसके बाद से भी मुझे और भी समस्याएं होने लगी हैं। तो एक बार चलिए मुझे लगता है कि फिर कोई आता है, फिर कहता है नहीं मैं ब्राह्मणों की बात करूंगा, फिर वो भी इसी तरीके से कहता है, चाहे ब्राह्मणों की हो गई, चाहे यादवों की हो गई, चाहे क्षत्रियों की हो गई, वो लोग आकर के उनको ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम आपकी जात के लिए काम करेंगे। जनता सबको समझती है चलिए इनको नहीं, इनको मौका देते हैं, इनको मौका देते हैं, हो सकता है मेरी जात का उत्थान होगा तो कहीं ना कहीं मेरा भी उत्थान होगा। पर उसके बाद से जब सबको आज जनता देख चुकी है कि सारे लोग कहीं ना कहीं जातिवाद और धर्म की बात करते हैं, पर किसी भी व्यक्ति का ये लोग उत्थान करने का काम नहीं करते हैं, बल्कि इसके जगह पे उन लोगों का उत्थान करते हैं जो इनके साथ बैठ करके इनको फंडिंग करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कही जाती है कि बनियाओं की सरकार है। आप जा करके किसी भी बनिया से पूछ लीजिए, अगर वो खुश नजर आएगा तो मैं अपना नाम बदलने को तैयार हूँ। सब लोग दुखी हैं। कौन खुश है? जिसके पास 2-4 ऐसे लोग हैं जो पूरा का पूरा जो फंड है वो इकट्ठा करते हैं और इनके जेब में पहुंचाते हैं, और ये उसी माध्यम से जनता को प्रलोभन करने के लिए मीडिया खरीदते हैं और तमाम तरीके से जनता को प्रलोभन देते हैं। आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? क्योंकि आप बता रहे हैं कि कुछ तो सोचा होगा ना आपने कि 2022 में क्या कुछ जनता के सामने दिखाएंगे, मैनिफेस्टो। हम लोग ये दिखाएंगे कि जहां ये कहते थे गंगा माँ ने बुलाया है, हम उसी गंगा माँ को दिखाएंगे कि इसी गंगा माँ में हमारे भाई, हमारी बहन, हमारी माताएं की लाश जो है वो तैरते हुए नजर आया, जो आज तक के इतिहास में हम लोगों ने नहीं देखा था। ऐसा मंजर दिखाने वाले लोगों को कहीं ना कहीं सरकार से उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगी, और हम ये हर घर में जाके बताने का काम करेंगे। इन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से माताओं बहनों के आंख के जो आंसू है हम रोकना चाहते हैं, पर जिस तरीके से रसोई गैस के मूल्य को बढ़ाया गया है, माताओं बहनों के साथ साथ उनके परिवार के पुरुषों के भी आंसू निकल गए हैं कि वो गैस नहीं भरा जा रहा है। अब पुनः वो लोग लकड़ी पे खाना बनाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो ये बात हम लोग जनता में बताने का काम करेंगे। ये जनता तक बातें नहीं पहुंच रही थी। क्यों नहीं पहुंच रही थी? क्योंकि मीडिया जो मुख्य धारा की चैनलें हैं उनको इन लोगों ने खरीद लिया है। आपको भी पता है कि किस चैनल में कितने अडानी का शेयर है, कितना अंबानी का शेयर है, कितना सुभाष चंद्रा का शेयर है जो इनके राज्यसभा में सांसद में बैठे हुए हैं। तो क्या हम और आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये सच दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं दिखाने वाले हैं। इसीलिए अब हम लोग जनता में बीच में जा करके इन सारी बातों को हम लोगों ने बता दिया है, और जनता आज आक्रोशित होकर के, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले भी आपने प्रियंका गांधी का रैली इसी गोरखपुर में देखा होगा, तो निश्चित रूप से 30 साल में इस तरीके का जो जनता का उत्साह था कांग्रेस के प्रति नहीं था, क्योंकि वो ठगी जाती थी कहीं ना कहीं। पर जब वो हर जगह ठगी महसूस कर चुकी है तो आज कांग्रेस के साथ वो खड़ी है और पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। कांग्रेस को लेके ये भी कहा जाता है कि अभी तक यही नहीं समझ पाए हैं कि अगर जीतेंगे तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, और तीसरा कोई चेहरा है या नहीं, ये भी एक सवाल है। नहीं देखिए, कहते हैं कि कांग्रेस में एक अच्छा पद पाने के लिए आपको गांधी का टाइटल होना जरूरी है, अगर नहीं है तो आप एक अच्छे पद पे नहीं पहुंच सकते। अजय कुमार लल्लू जी का टाइटल क्या है आप मुझे बताने का काम करिए। जो एक सामान्य से ये आरोप लगाया जाता है। नहीं तो आरोप ये मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े टीवी चैनलों को खरीद करके और लाखों करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्ट करके, जो कि आम जनता को दिया जा सकता है, वो चैनलों को खरीद के दिया गया कि आप केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की बुराई करिए। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी योजना अगर इनकी कोई होगी भारतीय जनता पार्टी सरकार की, तो गरीबों को लाभान्वित करने की योजना नहीं होगी, बल्कि मीडिया को पैसा दे करके केवल और केवल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करने के लिए जितने पैसा इन लोगों ने लगाया होगा, शायद ही किसी योजना पे इन लोगों ने इतना पैसा लगाया होगा।
तो यही कारण है जिससे जनता इस तरीके का समझ रही है। पर निश्चित रूप से आपको मैं बता दूं, अजय कुमार लल्लू जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, जो एक सामान्य परिवार से आते हैं, केवल और केवल अपने संघर्ष के बल पर के वहां बैठे हुए हैं, ना कि कोई जाति का आधार है और कोई ऐसा अन्य कोई कार्ड खेल करके उनको नहीं बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी जब एक कदम रखती है तो उसके दिमाग में केवल ये रहता है कि कौन सा जात और कौन सा धर्म हम इस कदम से साध लेंगे। इसके अलावा उनके लिए कोई भी रणनीति और कोई पैमाना नहीं होता है। प्रियंका गांधी जी की रैली तो काफ़ी अच्छी रही, उसमें काफ़ी जोश दिख रहा था लोगों में। जी। वो जितने लोग वहाँ पर आए थे, आपको क्या लग रहा है वो वोट बैंक में बदलेंगे, वो लोग वोट देंगे या नहीं? क्योंकि किसी भी रैली में भीड़ काफ़ी नज़र आती है, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो वो लोग न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। वोट के रूप में वो जो लोग हैं, जो जन सैलाब होता है, वो बदलता नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, इस जो एक भीड़ होती है उसके उत्साह से पता चल जाता है कि ये भाड़े की भीड़ है, कि क्या ये किसी प्रलोभन में लाई गई भीड़ है। पर जिस तरीके से प्रियंका जी को देखने और सुनने के लिए जो भीड़ उमड़ी थी, वो निश्चित रूप से ये संदेश दे रही थी कि कहीं ना कहीं ये भीड़ जो है वो प्रियंका जी को चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बने, या जिस तरीके से भी वो चाहती है कि हम इनको अपना नेता मानते हैं, वो ये विचार लेकर के वो भीड़ आई थी। और निश्चित रूप से जो उत्साह दिख रहा था वो ये लग रहा था कि ये वोट में कन्वर्ट होगा। तो क्या लग रहा है, अगर जीतेंगे तो प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बनेंगी, राहुल गांधी? नहीं, देखिए रैलियां तो आजकल मैं देख रही हूँ प्रियंका जी ज्यादा देखिए, कर रही हैं। प्रियंका जी रैलियां इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो महासचिव हैं और उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, इसलिए, और उनको जनता चाहती है। तो जो जनता को चाहता है, जाहिर सी बात है, वही समाज में दिखता है। पर ऐसा कोई अभी रणनीति नहीं है कि वो मुख्यमंत्री की चेहरा होंगी। वो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, जिसको भी तय करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। जिसको भी लगेगा कि कमान संभाल सकता है इस प्रदेश का, वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनेगा। 40% महिलाओं की हिस्सेदारी की बात उन्होंने कही, बहुत अच्छी बात कही। एक महिला होने के नाते मुझे भी अच्छा लगा। ये क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही होगा कि पंजाब और उत्तराखंड में भी चुनाव है? तो ये सही ज़्यादा प्रेम उत्तर प्रदेश से ही है, या ये हर चुनाव में ये 40% हिस्सेदारी की बात होगी? देखिए, अभी प्रियंका गांधी जी ने यहाँ इस बात को लागू किया क्योंकि वो यहाँ की प्रभारी हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यही है कि जो व्यक्ति जहां करता है उसको छोड़ करके, वहां की बात छोड़ करके वो अन्य जगह की बात करना शुरू कर देते हैं। तो प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी मैं अपनी रुचि के लिए पूछ रही हूँ। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ यही से। तो उन्होंने यहाँ पे कहा है, उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि ये अभी ट्रायल रन है, अगर जनता को पसंद आएगा तो निश्चित रूप से अन्य जगहों पे भी इसकी शुरुआत की जाएगी। और कल राहुल गांधी जी भी अभी साउथ में थे, तो उनसे एक सवाल पूछा गया कि आप जो है सरकार में प्रधानमंत्री बनने के बाद से सबसे बड़ा और पहला फैसला कौन सा लेंगे? उन्होंने कहा है कि हम विमेन रिजर्वेशन का फैसला जो है सबसे पहले आते ही लागू कर देंगे। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पे बात की गई। उनसे पूछा गया प्रधानमंत्री बनने के बाद आप कहाँ करेंगे? तो प्रधानमंत्री बनने के बाद केवल उत्तर प्रदेश में विमेन रिजर्वेशन का काम नहीं करेंगे, बल्कि पूरे देश में महिलाओं को शक्ति देकर के उनको सशक्तिकरण का काम किया जाएगा, ना कि उनको केवल और केवल प्रलोभन दे करके और कहीं ना कहीं कोई बातें कह करके उनको कोई शक्ति देने का काम नहीं, बल्कि उनको शक्ति बनाने का और पावर में बैठाने का, और वहां पे जा करके सदन में बैठ करके अपने हिसाब से कानून बनाने की शक्ति दी जाएगी। क्योंकि वो खुद ही इतनी मजबूत हो जाए कि अपने और अन्य लोगों के लिए वो एक कानून बनाने का काम करें, ना कि उनको कोई हम बैठ करके हम आपको पावर दे रहे हैं, कोई और आकर के आपको पावर दे रहा है, बल्कि महिलाएं खुद से पावर लेंगी और खुद अपने हिसाब से कानून बनाएंगी। तो इसका काम करेंगे। ये उनका एक लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस तरीके की बात उन्होंने कही। काफ़ी लड़कियाँ मोटिवेट हुई। अब हम लड़कियां जो हैं, मान लीजिए इस लाइन पे देख के प्रियंका गांधी को वोट दे देते हैं और हमें लगता है कि अगला चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में प्रियंका गांधी होंगी, लेकिन बाद में पता चलता है कि उन्हें बनाया ही नहीं गया। नहीं, देखिए, कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि 2017 में ही उन्होंने शीला दीक्षित को बना दिया था, अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दिया था, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया था। तो कांग्रेस पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कि बोल देती है वो करती है, बोलने से पहले उन्होंने किया हुआ है। तो मुख्यमंत्री की महिला चेहरा अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, तो कांग्रेस ने बनाया है। तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो या कोई भी हो, बड़े बड़े पदों पे हो, जरूर महिलाओं को बैठाया जाएगा और उनको शक्ति दी जाएगी कि वो अपने हिसाब से काम कर सके। लड़ाई में क्या लग रहा है, आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो कई बड़े नेता जो लोग थे, उन लोगों का जो रैलियां होती थी या उन लोगों की जो धरने होते थे वो दिखते थे। कभी चूड़ियां भेजी जाती थी तो कभी कुछ भेजा जाता था। इधर से नहीं दिखता है, ऐसा क्यों? नहीं, आप विपक्ष में हैं, आपकी आवाज़ पहुंच ही नहीं रही है सत्ता तक, तभी तो। नहीं तो मैंने आपको बताया ना, जैसे देखिए मामला ये है कि छोटे छोटे पोर्टल्स हैं, सोशल मीडिया पे हम लिखते हैं तो 10-20 हज़ार लोगों तक पहुंचता है। उन्होंने खरीदा है बड़े बड़े चैनलों को, वो अपने हिसाब से चलवाते हैं। ठीक है, अभी लखीमपुर खीरी पे मैंने एक हेडलाइन देखा जी न्यूज़ का, जो कि स्क्रीनशॉट मैंने रखा है, आपको साझा कर दूंगा।
लखीमपुर खीरी में जब प्रियंका गांधी जाती हैं तो जी न्यूज़ का एक हेडलाइन चलता है कि गिद्धों की मंडली लखीमपुर में जा रही है। क्या एक नेशनल मीडिया का यह भाषा हो सकता है कि जो भारत की विपक्षी दल है उसके नेता अगर कहीं जा रहे हैं, कहीं कोई घटना हो गई है तो वो ये लिखते हैं कि गिद्ध जा रहे हैं वहाँ पे। इस तरीके के शब्दावली का प्रयोग कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप पूरी तरीके से बिक चुके हैं, आपका जमीर पूरी तरीके से मर चुका है, तभी आप ये बयान देते हैं। और ऐसा लिखने वालों से क्या आप उम्मीद करती हैं कि कांग्रेस की किसी अच्छाई को दिखाएंगे? वो निश्चित रूप से केवल और केवल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पे हमला करते हैं, उससे 2 कदम आगे बढ़ करके नेशनल मीडिया के लोग जो हैं वो उससे तेज हमला करने का काम करते हैं, ये आप जान जाइए। तो जब कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा शोर होता है तो या तो चुप होकर आप उस शोर से जीत सकते हैं या उससे तेज आवाज निकाल कर जीत सकते हैं। तो क्या आप लोग शांति से चुप्पी बनाकर लड़ाई लड़ रहे हैं या क्या? नहीं, देखिए, हमने कोई चुप्पी नहीं बनाई है। हम लोगों ने ना हम शोर मचाएंगे ना हम चुप होने वाले हैं। हम केवल और केवल काम करते जाएंगे और जनता काम को देखेगी। जनता को पता है कि कोरोना काल में जब ये लोग अपने घरों में दुबके हुए थे तो उस समय कौन कार्य कर रहा था? कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीन पे उतर करके लोगों को सिलेंडर पहुंचा रहा था। उनमें से एक मैं भी हूं। और मुझे अगर आके कोई सवाल पूछ दे कि आप कोरोना काल में कहाँ थे तो मैं दिखाऊंगा मैं कहाँ पे था। इसीलिए इसी तरीके से कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता के पास जब आप जाएंगी, आप पूछेंगी आप कहाँ थे कोरोना के काल में जब लोगों पर समस्याएं थी, तो आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता बताएगा कि वो जमीन पे उतर करके ऑक्सीजन दे रहा था, तो किसी को भोजन की व्यवस्था करा रहा था, तमाम व्यवस्था करा रहा था। उसके बाद से जो भी उसके बाद या उसके पहले हमेशा अगर कोई समस्या हुई है तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पे नजर आई है। आप किसी भी संघर्ष की बात कर सकती हैं, आप कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकती हैं, मैं बताने को तैयार हूं। और मैं ही नहीं, हमारे नेता राहुल गांधी जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को जवाब देने का काम करते हैं। और अगर ये इतने ही अच्छे हैं मोदी जी, तो क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? क्यों नहीं खुला आमंत्रण स्वीकार करते हैं मीडिया का कि मीडिया के सवालों का जवाब दे दें? केवल और केवल बुज़दिल इंसान होता है जो सवाल का जवाब नहीं देना चाहता है। अगर कोई भी खुददार व्यक्ति होगा, कोई भी व्यक्ति कार्य करने वाला होगा, तो निश्चित रूप से सबके सवालों को स्वीकार करेगा और उसको अपने मन की बात ना सुना करके, जो जनता अपने मन की बात है, उस जनता के आक्रोश है, उसको जवाब दे करके उसको संतुष्ट करेगा। बल्कि ये लखनऊ में आते हैं, लखीमपुर खीरी से कुछ किलोमीटर दूरी पे आते हैं और वहाँ की बात ना करके यहाँ पे ये अमृत महोत्सव मना करके जाते हैं। किस तरीके का ये अमृत महोत्सव है जहाँ पे किसानों की जान ले ली जाती है और यहाँ का जो केंद्रीय मंत्री है, गृह राज्य मंत्री है, वो कहता है कि हम तुमको सबक सिखा देंगे, और जो गृह मंत्री हैं वो कहते हैं कि दूरबीन से खोजने के बाद भी मुझे कोई अपराधी नहीं मिल रहा है। बगल में छोरा और गाँव में ढिंढोरा जैसी ये बात करते हैं, बगल में ही अपराधी लेकर के घूमते हैं। तो चुनौती देता है किसानों को और जनता को कि तुमको हम सबक सिखा देंगे, और इनको वो अपराधी नहीं दिखता है। और उसके बेटे को पुलिस इस तरीके से ले जाती है, इस तरीके से समन जारी किया जाता है जैसे वो कहीं देश की आज़ादी लड़ाई लड़ रहा हो। और जो लोग यहाँ पे आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं उनको ये अपमानित करने का काम करते हैं। जो लोग यहाँ जनता की आवाज़ बनने का प्रयास करते हैं उनको ये जेल में भेजने का काम करते हैं। उसी तरीके से जो भी ये प्राइवेटाइजेशन का काम करते हैं, जो आवाज़ उठाता है उनको नौकरी से निकालने का काम करते हैं। आपके जवाब में ही फिर एक सवाल छुपा है। आप जब बता रहे हैं कि फला पार्टी जो अभी सत्ता में है उसका मनमाना एक रवैया हो गया है, तो विपक्ष क्यों नहीं लड़ पा रहा है उससे? विपक्ष क्यों नहीं अपनी आवाज हर कदम पे लड़े हैं। मैंने आपसे बताया, बताइए आप कौन से मामले में नहीं लड़ा है हम लोगों ने मैंने आपको बताया, प्रियंका गांधी जी लखीमपुर खीरी में मामला हुआ, गई पूरी तरीके से पुरजोर लड़ाई लड़ी। कहाँ नहीं लड़े? उन्होंने रोकने का प्रयास किया, पर हम नहीं रुकने वाले हैं। हमने आपको बताया कि कोरोना में जब लोग मर रहे थे तो हम लड़ाई लड़ रहे थे व्यवस्था के लिए। हम उस समय इनसे लड़ नहीं सकते थे, पर उस समय हम लोग सेवा कर सकते थे। हम लोगों ने सेवा करने का कार्य किया है। उसके बाद भी कोई भी घटना होती है, चाहे उन्नाव में घटना घटी हो, चाहे कहीं भी घटना घटी हो, प्रियंका गांधी जी सबसे पहले वहां जाने का काम करती हैं। आप यहाँ गोरखपुर में बैठी हुई हैं, यहाँ पे कोई घटना होती है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक लड़की का लाश नजर आता है लटकता हुआ, तो उस समय कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती है, पर उसको भी लिपापोती करके ये लोग सारे चीजों को समाप्त कर देते हैं। यहाँ पे एक व्यापारी जो कानपुर से चल करके आता है, पुलिस उसकी हत्या कर देती है। उसके लिए मेडिकल कॉलेज से लेकर के यहाँ सड़कों तक हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। और हम कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जमीन से, चाहे गोरखपुर की किसी गली का मामला हो, वहाँ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक अगर कोई भी मामला होता है तो राहुल गांधी जैसे हमारे नेता लड़ाई लड़ते हैं और हर जगह लड़ाई लड़ते हैं। मीडिया हमें ये नहीं कह सकती है कि आप इस जगह पे चुप थे। लड़ते हैं, उसका रिजल्ट भी दिखता है जमीन नहीं, रिजल्ट मैंने बताया, रिजल्ट थोड़ा समय लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया को इन लोगों ने खरीद लिया है। अगर राष्ट्रीय मीडिया उन चीजों को दिखाती तो आज परिणाम 2019 में ही बदल गए होते, पर निश्चित रूप से 2022 में बदल पाएंगे कि नहीं? क्योंकि लड़ाई 30-35 साल से जारी है, अभी और भी जारी रहेगी या नहीं? आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। जो लोग गलत कार्य करते हैं उसमें हम लोग सत्ता में बैठ करके भी और सत्ता से बाहर से भी लड़ाई लड़ते हैं। आज सत्ता से बाहर हैं, आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और 2022 में सत्ता में बैठ करके भी इन लोगों को हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। ये कहते हैं 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, तमाम तरीके के घोटालों की ये बात करते हैं, और विनोद राय जैसे लोग आज माफी मांग रहे हैं।
ऐसे ऐसे बड़े घोटाले, जिस घोटालों के नाम पे सरकार 2014 में कांग्रेस की चली गई, आज उसी के नाम पे जिन लोगों ने ये कहा था कि हमने घोटाले को उजागर कर दिया, वो व्यक्ति आज माफी मांग रहा है। क्या वो पूरे देश से माफी मांग सकता है कि उसके करने पे, उसके ऐसे षड्यंत्रों के द्वारा ही सत्ता परिवर्तन हो गया और आज वो माफी मांग लेते हैं? 6-7 साल से मोदी जी सरकार चला रहे हैं, इस देश को डुबा दिए। इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो लोग भी हैं जो उस समय गलत खबर निकालते थे, और आज भी वो वही लोग हैं, मीडिया में बैठे हुए लोग जो सच्चाई को दबा रहे हैं। आज नोटबंदी को 4-5 साल पूरे हो गए, आप बताइए क्या परिणाम निकला है? आज कोई क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि नोटबंदी के क्या क्या फायदे हो गए? आप बताइए। कहाँ पे आप जा रही हैं तो हर जगह आप जो है कैश नहीं दे रही हैं, हर जगह कैश चल रहा है। 2000 के नोट दिखने बंद हो गए हैं। आप बताइए किस तरीके की नोटबंदी आपने किया? जिस तरीके का काला धन था पहले स्विस बैंक में, उससे डबल हो रहा है। किस तरीके का इन लोगों ने नियंत्रण किया है? आप बताइए। आप जाके कश्मीर में देखिए, पत्थरबाजी रुकी है क्या? कोई पत्थरबाजी नहीं रुकी है, केवल और केवल मीडिया के लोग वहां जाना बंद कर दिए हैं, इसीलिए पत्थरबाजी रुकी है। यही तरीके से देखना है, मैं आपको खुला निमंत्रण देता हूं। मेडिकल कॉलेज में चलिए आप। इंसेफेलाइटिस की बात ये योगी जी करते हैं कि इंसेफेलाइटिस खत्म हो गई है। अभी 2 हफ्ते पहले मैं वहां पे गया हुआ था, पूरा का पूरा इंसेफेलाइटिस वार्ड भरा हुआ है, और मीडिया वहां दिखाने का काम नहीं करती है। योगी जी कहते हैं गोरखपुर कोरोना मुक्त हो गया, उत्तर प्रदेश कोरोना मुक्त हो गया, इंसेफेलाइटिस मुक्त हो गया। आप तो यहाँ के एक लोकल विपक्षी पार्टी के एक अच्छे नाम, या मैं बोलूँ एक अच्छे पहचान वाले नेता मान लेते हैं, क्योंकि आपने काफी लड़ाई लड़ी है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो अपनी आवाज नहीं मजबूत कर पा रहे ना। लोकल लोगों तक आप अपनी ये सारी समस्याएं लोकल लोग जान रहे हैं, मैंने आपको बताया। पर हम एज एक व्यक्ति, एक सिंगल इंडिविजुअल व्यक्ति, यहाँ पे जो लोग हैं 40 लाख लोगों तक जाके नहीं बता सकते हैं। मैंने आपको बताया सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है, पर हम लोग भी जितना प्रयास हो सका है सबको हम लोगों ने जगाने का प्रयास किया है। जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ ये केवल यहाँ बैठ के नहीं कह रहा हूँ, पर बल्कि हम लोग हर कहीं पे भी किसी चौराहे पे खड़े होते हैं, किसी भी पान की दुकान पे खड़े होते हैं, किसी चाय की दुकान पे बैठ करके हम बात करते हैं, तो ये सारी बातें पहुँचाते हैं और किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। जिस तरीके से मैंने आपको निमंत्रण दिया है, कोई भी न्यूज़ वाले लोग आते हैं, चाहे वो जी न्यूज़ हो, चाहे वो आज तक हो, मैं सबको निमंत्रण देता हूं। आइए चलिए, देखिए, आइए चलिए मोहल्लों में चलिए। जो आप ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का ये शहर है और बहुत विकास हुआ है, आइए चलिए मोहल्लों में मैं आपको विकास दिखाता हूं। नवंबर आ गया, 2 महीने हो गए बरसात हुए, पर अभी भी मोहल्लों में पानी लगा हुआ है। किस तरीके की जल निकासी की व्यवस्था है आप बताइए, और सारे लोग जान रहे हैं। यहाँ मैं बैठा, मैं नहीं, आप कहीं भी चलिए, कौन व्यक्ति बता दे कि हमारे मोहल्ले में पानी नहीं लगा था? डीएम साहब नहीं बता पाएंगे, यहाँ डीएम साहब नहीं बता पाएंगे सिविल लाइन में पानी लगा हुआ था। और कहाँ आप उम्मीद करती हैं? केवल और केवल हो सकता है एक जगह पानी ना लगाओ तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज जहाँ रहते हैं वहाँ पानी ना लगाओ, और उनकी जो सड़कें एयरपोर्ट तक जाती हैं जहाँ से वो उड़ करके कहीं और निकल जाते हैं वहाँ तक पानी ना लगाओ, बल्कि उसके अगल बगल का दोनों तरफ का मोहल्ला डूबा रहा होगा, पूरी बरसात डूबा रहा होगा, और आज के डेट में भी मोहल्ले डूबे हुए हैं, और उसका कोई भी निष्कर्ष सरकार नहीं निकाल पा रही है। अब आपकी भी कुछ बात कर ली जाए। आपने क्या सोचा है? आप गोरखपुर सदर से विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ प्लान है आपके दिमाग में? क्या कुछ मूलभूत समस्याएं आप देख रहे हैं कि आप विधायक बन जाएंगे तो सबसे पहले उन पे काम करेंगे? देखिए, मेरा जो विषय है, जिस तरीके से मैंने इस बार देखा, जल निकासी की व्यवस्था बहुत ही खराब है, और निश्चित रूप से ये केवल और केवल ऐसा नहीं है कि बरसात की वजह से, ये केवल और केवल प्रशासनिक फेलियर है। जिन मोहल्लों में ये पंपू सेट लगा करके पानी को निकाल सकते हैं उसमें पंपू सेट नहीं लगे हुए हैं। जहां 2 पंपू सेट लगा हुआ है, 1 पंपू सेट मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं है। केवल और सरकार के पास इतना पैसा है कि अगर वो चाहे तो 2 दिन के अंदर पूरी जल निकासी की व्यवस्था हो सकती है, पर कोई मॉनिटरिंग नहीं है। जहाँ दिखाया गया है कि 4 पंपू सेट लगे हैं वहाँ पंपू सेट गायब है। तो इस तरीके की मॉनिटरिंग की व्यवस्था करके जल निकासी की व्यवस्था करने का काम करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे शहर, आज आप भी यहाँ आई हैं, आप कितने जाम में जूझते हुए आई होंगी आपको पता है। जब आपसे बात हुई तो घंटों लग गया मुझे यहाँ से 2 किलोमीटर का सफर तय करने में, तो उस जाम से निजात इस शहर को दिलाने का काम करेंगे। और भी तमाम विषय है जो कि मैनिफेस्टो में हम आपको बताने का काम करेंगे। बजट तो कुछ बनाया ही होगा आपने? बजट तो कुछ बनाया ही होगा आपने? नहीं, देखिए, हम लोग एक सामान्य परिवार से आते हैं। विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव हो गए या फिर ये चुनाव हो गया, हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि बाहुबली परिवार से आते हैं या कोई बहुत धन कुबेर परिवार से आते हैं कि धन हम लोग केवल और केवल जब समाज में चलते हैं तो जनता स्वतः इतना प्यार देती है कि हमें धन की कोई ज़रूरत और कोई आवश्यकता ही महसूस नहीं होती है। हम लोग हजारों की भीड़ फ्री में जुटाने का काम करते हैं, 1 पैसा नहीं लगता है, और तमाम लोग लाखों रुपये जेब में रख करके भी वो भीड़ नहीं निकाल पाते हैं। तो हमें बजट की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, जब आप किसी पार्टी के किसी नेता से बात करेंगे तो वो अपनी पार्टी की तमाम अच्छाइयाँ बता ही देते हैं, ये आपका काम भी है, और क्योंकि आप जुड़े हैं तो आप बताएंगे ही। आपको इनकी बातचीत कैसी लगी है वो मुझे ज़रूर बताइएगा।
और ये भी बताइएगा कि और क्या कुछ सवाल और जोड़े जा सकते थे ताकि दोबारा कभी ऐसी अलती पलती का कार्यक्रम हो तो उसमें वो सवाल पूछे जा सके। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।